जय हिंद, जय कबड्डी। दोस्तों, मैं आपका अपना कबड्डी कोच गुरुदेव रुहुल और आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कबड्डी न्यूज़ 107 पर। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव पाई में प्रो कबड्डी खिलाड़ी भाई संदीप डुल के पास। और आज हम इस वीडियो में जो है संदीप डुल के करियर के बारे में बात करेंगे। उनके जो ज़िंदगी की बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को नहीं पता, उनके बारे में आज जानेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम जो है संदीप डुल से। तो पहला क्वेश्चन हमारा संदीप डुल जी आपसे ये रहेगा कि कबड्डी की जो शुरुआत आपने कब की? जब आपने कबड्डी की शुरुआत की थी तो आपकी लगभग जो एज है वो कितनी थी, या आप किस क्लास में थे? मतलब कब से आपने कबड्डी की जो शुरुआत की? कबड्डी की शुरुआत मैंने स्कूल गेम से स्टार्ट करी थी। जिस टाइम मैंने कबड्डी शुरू करी 5th क्लास में था मैं, 10 साल की एज थी, और स्कूल से ही कबड्डी स्टार्ट करी। उसके बाद ही कंटिन्यू खेलते खेलते आगे बढ़ के गए हैं। तो लगभग आपकी 5th क्लास में थे, यानी कि 10 साल की आपकी उस टाइम जो है एज थी। तो उस टाइम भी मतलब कि स्कूली गेम में भी आपने स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर आपने जो भी पार्टिसिपेट किया होगा? हाँ, उस स्टार्टिंग से ही खेलते रहे हैं। स्कूल गेम भी खेले हैं, नेशनल भी खेले हैं, सब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। जैसे 5th क्लास से कबड्डी स्टार्ट करते हैं, वहीं से फिर अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि आपका जो प्रो कबड्डी में आपका जब सिलेक्शन हुआ, आपने जितने भी सीज़न अभी तक खेले हैं, तो आपके इसमें से मतलब जो टॉप परफॉर्मेंस रही है आपकी सीज़न में, कबड्डी के प्रो कबड्डी के सीज़न में, तो कौन सा परफॉर्मेंस आपका वो था जो आपका टॉप था? किस सीज़न में था? वैसे तो मेरे सभी सीज़न स्टार्टिंग से ही अच्छे गए हैं। सीज़न 3 में मैंने प्रो कबड्डी में एंट्री करी थी, और उसके बाद मेरा हर सीज़न में परफॉर्मेंस बढ़ता गया है। और सबसे अच्छा सीज़न मेरा लास्ट का था, सीज़न 7। सीज़न 7 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही मेरा, अपनी टीम के लिए भी और मेरे खुद के लिए भी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संदीप डुल से कि आपके जो टीम के कोच होते हैं प्रो कबड्डी में, जैसे कि आपके गांव में जो कोच है उनका व्यवहार आपके साथ कुछ और होता है, लेकिन आप जब प्रो कबड्डी में जाते हैं तो वहाँ आपको नए नए कोच मिलते हैं। आपको पहले भी ये पता नहीं होता कि आपकी टीम का जो कोच है वो कौन होगा, कहाँ से होगा। तो जो आपके टीम कोच होते हैं और आपके जो टीम के मेंबर होते हैं, जो साथी खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो कैसा रहता है, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रो कबड्डी में जाते हैं, फ़िलहाल तो हमें खुद ही नहीं पता होता ऑक्शन में हमें कौन सी टीम लेगी, कौन से कोच के अंडर में हमें खेलना होता है। लेकिन अभी तक जितने भी सीज़न मैंने अलग अलग टीमों से खेले हैं, अलग अलग कोचों के साथ, तो सभी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है। और प्लेयर्स के साथ भी बहुत अच्छे से रहा है, जूनियर प्लेयर हो या सीनियर प्लेयर हो, सभी के साथ बहुत अच्छे से रहा अभी तक। अभी तक आपने कितने प्रो कबड्डी जो सीज़न, कितने का सीज़न खेले अभी तक आपने? मैंने अभी तक 4 सीज़न खेले हैं प्रो कबड्डी के, और अलग अलग टीम से खेले हैं। तो आपने जो है कबड्डी गेम में आपने डिफेंडर बनना ही चूज़ किया आपने, मतलब कि लेफ्ट कॉर्नर पर आप खेलते हो और राइट कॉर्नर या फिर और किसी जगह पर डिफेंस में और किसी जगह पर, या फिर रेडर बनना आपने क्यों मतलब कि चूज़ नहीं किया? आप एक ओनली डिफेंडर ही बने, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर बनना पसंद करते हैं या फिर रेडर बनना पसंद करते हैं। तो आपने डिफेंस को ही क्यों चूज़ किया? डिफेंस को मैंने इसलिए चूज़ किया कि क्योंकि जिस टाइम मैंने कबड्डी स्टार्ट करी थी उस टाइम मेरी एज बहुत ही कम थी, और मैं सबसे छोटा था और हल्का भी था खेलने में। इसलिए तो डिफेंडर बनने के लिए सोचा मैंने, और फिर बाद में मज़ा भी आने लग गया। डिफेंस में रेड की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं होता। आपको जो खेल की प्रेरणा है संदीप जी, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने गांव में मतलब जो सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको देखकर उनको सीखने के खेलने की प्रेरणा मिलती है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके परिवार में जो उनके फादर है या अंकल है, कोई भी और से उनके सीनियर जो भी है वो मतलब पहले से गेम में होते हैं उनका परिवार, तो उनसे उनको देखने के बाद उनको प्रेरणा मिलती है। तो आपको जो खेल की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? क्या आपके परिवार में कोई आपसे जो सीनियर है वो कबड्डी में पहले किसी और गेम में था? मेरे परिवार में स्पोर्ट्स में तो कोई भी नहीं है, लेकिन ऑफिसर रैंक पे बहुत सारे हैं। मेरे अंकल और ताऊ जी जो भी है, स्पोर्ट्स में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। और मैंने कबड्डी अपने गांव में जो सीनियर प्लेयर खेलते हैं उनको देख के शुरू करी है, क्योंकि मेरे गांव की स्टार्टिंग से ही कबड्डी की टीम बहुत अच्छी रही है, और उनको देख देख के हमने भी कबड्डी स्टार्ट करी है।
तो देखिए संदीप जी, आपके गांव में अभी हम आए हैं, तो यहाँ पर मिट्टी के ग्राउंड पे आप खेलते हो, या फिर कोई भी खिलाड़ी होता है जो अपने गांव में खेलता है तो लगभग वो हर वो खिलाड़ी मिट्टी के ग्राउंड पे खेलता है। मैट तो अभी कुछ ही साल हुए जो है प्रो कबड्डी में या किसी गेम में आए हैं, इससे पहले मिट्टी में ही हम लोग खेलते थे कबड्डी को। तो कितना मतलब कि आप प्रो कबड्डी में जाने के बाद और जो प्रो कबड्डी से खेलने के से पहले आपकी जो लाइफ है उसमें मतलब क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, मतलब कैसे आपकी जो लाइफ है वो चेंज हुई है? देखिए, कबड्डी हमारा लोकल गेम है इंडिया का, और ये गांव से ही शुरू हुआ है। तो ये स्टार्टिंग से ही मिट्टी पे खेलना शुरू किया है। मैट तो बहुत बाद में आया है, और गांव में हर किसी के पास मैट भी नहीं होता खेलने के लिए, इंडोर स्टेडियम नहीं होते खेल प्रैक्टिस करने के लिए, और हम कंटिन्यू मैट पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि मैट पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट गेम हो जाता है और इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गाँव में तो मिट्टी में ही अच्छा रहता है, और अगर हम गांव में भी और कैंपों में भी हर जगह मैट पे खेलेंगे तो इंजरी ज़्यादा होती है। तो जो आपके प्रो कबड्डी में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जैसे कि आप हर खिलाड़ी का जो है वो उसका कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर होता है, कोई ना कोई उसको मतलब ऐसा प्लेयर होता है जिनको उसको देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है किसी सीनियर खिलाड़ी से, क्योंकि प्रो कबड्डी में आप ज़्यादा सीनियर नहीं है मेरे हिसाब से, और आपसे सीनियर बहुत सारे खिलाड़ी हैं प्रो कबड्डी में। तो कौन सा खिलाड़ी ऐसा है आपको जो आपका फेवरेट खिलाड़ी है प्रो कबड्डी में? हाँ, जैसे कि अभी तो हमारी तो शुरुआत ही हुई है प्रो कबड्डी में। बहुत ही सीनियर प्लेयर खेल भी रहे हैं और खेल के रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, कोचेज बन चुके हैं। लेकिन मेरा फेवरेट प्लेयर एज ए डिफेंडर तो जोगिंदर नरवाल है, जो दबंग दिल्ली टीम के कैप्टन हैं। उनको देख के हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। और एज ए लीडर में अनूप कुमार है, उनके साथ मैं खेला भी हूँ उनकी कैप्टनसी के अंडर में, और वैसे देखा भी है, स्टार बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। तो देखिए संदीप जी, आप एक डिफेंडर हैं और आपकी जो फाइट है वो रेडर से होती रहती है, रेडर की डिफेंडर के साथ, डिफेंडर की रेडर के साथ। तो कौन सा जो रेडर ऐसा है जिसको टैकल करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? उस टैकल जो रेडर है उसका नाम बताइए, कौन सा रेडर ऐसा है जिसको टैकल करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? जैसे रेडर तो अपने प्रो कबड्डी में बहुत सारे हैं। हाँ जी। और जैसे पवन शेरावत है, विकास कंडोला है, इनको टैकल करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत ही परेशान करते हैं डिफेंडर को। हाँ जी। और इनके साथ दोस्ती भी बहुत अच्छी है, तो इनको टैकल करने में बहुत मज़ा आता है। तो सुरेंद्र, विकास कंडोला और पवन सहरावत को टैकल करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और एक ऐसा कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी भी जरूर होगा कि जिसको आपको टैकल करने में सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है, क्योंकि कुछ रेडर ऐसे होते हैं जिनको टैकल करना है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि लेफ्ट कॉर्नर पे आप खेलते हो, तो कुछ जो रेडर हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, तो वहाँ से टैकल करने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। तो मतलब आपको कैसा, कौन सा एक रेडर ऐसा लगता है जो इसको आपको टैकल करने में सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है? सबसे ज़्यादा मुसीबत तो जैसे अपना पवन सहरावत है, वो बहुत ही ऊपर चढ़ के खेलता है, डिफेंस में पूरा घुस के खेलता है, तो उसके ऊपर वो कवर का भी प्रेशर नहीं मानता और कॉर्नर का भी प्रेशर नहीं मानता, तो इसको बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ता है। ज़्यादातर नंबर लेके ही जाता है, टैकल बहुत कम होते हैं। पवन सहरावत की जो हाइट है वो भी मेरे हिसाब से अच्छी है, लंबी हाइट के हैं और पावर भी उनके अंदर ज़्यादा है, स्पीड भी उनके अंदर ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इस कारण उनको जो टैकल करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इससे के बाद हम आपसे जो क्वेश्चन करेंगे, आपका जो प्रो कबड्डी में सबसे अच्छे मित्र हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि आप देखिए अलग अलग गाँव से, अलग अलग स्टेट से और बाहर की कंट्री से भी खिलाड़ी आते हैं, तो आपस में आप लोग मिलते हैं, अपना जो लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होता है, तो सोच विचार भी सबके अलग अलग होते हैं। तो कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके मतलब कि मित्र हैं? जो मैं सबसे अच्छे मित्र मैं अपनी टीम के ही बताऊंगा जो मेरे साथ खेलते हैं जयपुर पिंक पैंथर में, जैसे अमित हुड्डा, दीपक नरवाल है, नितिन रावल है। ये हम तीनों चारों एक ही साथ रहते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं या मस्ती करते हैं, जो कुछ भी है बहुत ही क्लोज रहते हैं। तो देखिए संदीप जी, कोई भी, चाहे वो कोई भी लाइन हो, स्पोर्ट्स की लाइन हो या म्यूजिक की लाइन हो या स्टडी की लाइन हो, किसी भी लाइन हो, उसमें सफलता पाने के लिए हर किसी इंसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
हर किसी को इस बात का पता है कि मतलब कि मंजिल को पाने के लिए वो इतना आसान नहीं होता, उनको उसको बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल करना पड़ता है, और कामयाबी तक पहुंचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में भी जो आप प्रो कबड्डी तक पहुँचे हैं और सीनियर नेशनल आप खेले हैं, आपने जो है जॉब भी पाली है स्पोर्ट्स के थ्रू, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको जो है मुसीबतों का जो सामना जरूर करना पड़ा होगा। तो कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं जिनको मतलब जिन मुसीबतों ने आपका जो है रोकने का काम किया लेकिन आप नहीं रुके, तो कुछ ना कुछ उनके बारे में आप जरूर बताइए। देखिए, स्ट्रगल तो हर फील्ड में करना पड़ता है, चाहे वो गेम हो या पढ़ाई हो या कुछ भी हो, जो भी है स्ट्रगल हर जगह पे। अगर आपको कामयाब होना है तो ज़रूर करना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। आज के टाइम बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, वो चाहे आप स्पोर्ट्स में देखें या फिर पढ़ाई में देखें, सब कुछ। और बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है करियर में, खेलते हैं तो सबसे पहले अपने नेशनल के लिए होता है बहुत सारा, फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अभी तो कबड्डी में। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अभी प्रो कबड्डी आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्ट्रगल जितना पहले करते थे उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा अभी टिके रहना है तो। हाँ, क्योंकि पहले जो है कबड्डी जो ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित थी, इतने हाई लेवल पर नहीं गई थी, उसमें थोड़ा बहुत ही जो इनाम होता था, कैश प्राइज तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही नहीं था। तो उसके बाद जब से प्रो कबड्डी आई है तब से जो है कबड्डी का एक क्रेज़ जो है वो सबसे ऊपर चला गया है, और मेरे हिसाब से क्रिकेट के बाद सेकंड नंबर पर जो कबड्डी है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है हमारे देश में। तो क्या मतलब आपको कितनी खुशी होती है जब, क्योंकि संदीप जी बात ऐसे कि कई साल पहले जब हम कबड्डी को टीवी पे देखते थे तो टीवी पे कहीं पर भी कबड्डी हमें मिलती नहीं थी, कहीं पर हमें को जो एथलेटिक देखने को मिलता था, एथलीट देखने को मिलते थे, कहीं पर हमें कुश्ती देखने को मिलती है और बहुत सारे गेम क्रिकेट देखने को मिलता था, लेकिन एक कबड्डी ऐसा गेम था जो हमें पूरे टीवी के ऊपर जो है ढूंढने से भी नहीं मिलता था, और हमें वो एक बहुत बुरा लगता था कि और जो गेम है वो टीवी के ऊपर चलते हैं लेकिन हमारा जो गेम है वो नहीं चल पाता। तो प्रो कबड्डी के आने के बाद जो है कबड्डी को एक नई पहचान मिली है, तो इससे आप कितना संतुष्ट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रो कबड्डी के आने के बाद कबड्डी का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई हो गया है। अभी प्रो कबड्डी लोकल गेम नहीं रहा है, पहले तो गांव में खेलते थे तो हमारी लोकल कबड्डी थी, अभी कबड्डी इंटरनेशनल हो चुकी है, दुनिया के बहुत सारे देश कबड्डी खेलते हैं, और इतना अपने इंडिया में इतना ज़्यादा खेलते हैं कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। तो अब आप जो है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मेरे हिसाब से आपने जो रेलवे को ज्वाइन किया है, हाँ जी। तो रेलवे को तो आपने कब ज्वाइन किया? ये स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपको ये मतलब गेम के थ्रू ही आपको ये जॉब मिली है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को जानकारी दीजिए उसके बारे में। हाँ जी, मैं सेंट्रल रेलवे मुंबई में जॉब करता हूँ, और 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे जॉब करते हुए, और ये जॉब मुझे सिर्फ कबड्डी की वजह से ही मिली है। हाँ जी, मुंबई में आप जॉब करते हैं, लगभग 3 साल आपको हुआ है। हाँ, तो आपको गेम के थ्रू ही वो जो हाँ, जॉब मिली? कबड्डी से ही हुआ, स्पोर्ट्स कोटे से ही जॉब मिली है, और वहाँ पे काम ही कबड्डी खेलना ही है। रेलवे भी बहुत फैसिलिटी देती है प्लेयर्स को। तो संदीप जी, जैसा कि हम आपके गांव के पास से ही ज़्यादा दूर से नहीं है, तो हम आपको काफ़ी सालों से जो है देखते आ रहे हैं, आपके गांव के खिलाड़ियों को भी देखते आ रहे हैं। तो आपके जो गांव के कोच हैं उनका तो निधन हो चुका है, मतलब आज से 1-1.5 महीना, मेरे हिसाब से 2 महीने के आसपास, 1.5 महीना हो गया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या आपको मतलब कितनी कमी आपको उनकी महसूस होती है, और क्या कोच आपके ऐसी कोच को मतलब कुछ कोच ऐसे होते हैं जो अपने खिलाड़ी को कुछ ना कुछ मंत्र दे देते हैं, गुरु मंत्र दे देते हैं, जिसके ऊपर खिलाड़ी चल के कामयाब जरूर होता है। तो क्या आपके कोच ने आपको जो है गुरु मंत्र दिए, क्या क्या आपको सिखाया, और मतलब कितनी कमी आपको अपने कोच की यहाँ पर महसूस होती है? अब देखिए, हमने कबड्डी शुरू करी तो हमारे जो कोच साहब थे राजवीर सिंह, उनका भी निधन हो गया 13 मई को, तो अभी 1.5 महीना हो गया, और उनकी कमी हमें अभी भी खल रही है और हमेशा खलती रहेगी, क्योंकि उनकी वजह से जो कुछ भी आज हम इधर ही हैं, कबड्डी खेल रहे हैं या जॉब मिली है, जो कुछ भी है उनकी वजह से सिर्फ, और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। और उन्होंने हमारे बहुत ही अच्छे से कबड्डी सिखाई है, और बहुत सारे प्लेयर्स हमारे ग्राउंड से तैयार करे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को प्रो कबड्डी खेले हैं, जॉब मिली है। तो सब कुछ अगर हमारी कबड्डी चल रही है तो आज हम जो कुछ भी हैं तो हमारे कोच साहब की वजह से हैं। कुछ खास गुरु मंत्र जो आपको आपने अपने कोच साहब ने दिया हो और आप उसके ऊपर चलकर जो आप कामयाबी हुए हो, आप आज भी आप उन बातों को याद करते हो अपने कोच के गुजर जाने के बाद भी कि हाँ, मेरे कोच साहब ने मेरे को ये बातें जो है सिखाई थी, समझाई थी, उनके ऊपर मैं चला तो आज यहाँ पर पहुँचा?
हमें हमेशा याद आती है हमारे कोच की, जो हमें बोलते थे जैसे कैसे हमें खेलना है। वो हमेशा हमें बोलते थे कि जो आपका नेचुरल गेम है वही खेलें, ना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश करें और ना आप बिल्कुल आराम से खेलें। जो आपका नेचुरल गेम है सिर्फ वही खेलें, बेस्ट अपने आप दोगे आप। तो एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम कम से कम टाइम में जो इंटरव्यू ख़त्म करना चाहते हैं। तो संदीप जी, मैं एक बात आपसे पर्सनली तौर पर कहना चाहूँगा कि मैंने कहीं पर यूट्यूब पे इधर उधर से कहीं ना कहीं से ये बात सुनी थी कि जो संदीप डुल है उनमें कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड है, ईगो उनमें बहुत ज़्यादा। तो मेरे को बिल्कुल भी ये जो चीज़ है, मैं पर्सनली तौर पे कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी मेरे को ये कहीं पर भी, मैं आपके पास आया हूँ 2-3 बार आपके पास आया, जो भी मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल को भी अटेंड किया और आप अच्छी तरह से मेरे साथ मतलब पेश आए, बिल्कुल एक भाई की तरह के मित्र की तरह। तो मतलब बहुत अच्छा लगा आपके बारे में, आपके साथ मिलकर, आपके साथ। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे चैनल वाले ऐसे बोल देते हैं। तो मैं उन सभी यूट्यूबर को या फिर उन सभी लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि जब तक आप किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी बंदे को आप एक बार करीब से नहीं मिल जाते, उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते, उसके बारे में कुछ भी गलत आपको नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आज बिल्कुल जो है दिल ठोक के ये बात कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे संदीप डुल से बात करके, और 2-3 बार हम मिले हैं तो मुझे कई बार भी ये बात नहीं लगी कि उनमें कहीं ना कहीं एटीट्यूड है या फिर कहीं ना कहीं उनमें ईगो है प्रो कबड्डी में खेलने के बाद भी। तो आज भी वो वैसे ही बात करते हैं, सिंपल। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आराम से बैठे, गाँव में ही बैठे, कोई भी हमें कोई मेन जो है फैशन वगैरह कोई नहीं कर रखा अभी संदीप डुल ने, बिल्कुल सिंपल बैठे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? एटीट्यूड वाली बात तो एक बार सीज़न 4 के बाद, सीज़न 4 में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद सीज़न 5 में अनसोल्ड हुआ था, कुछ कारण हुए थे। तो उसके बाद ही एक स्पोर्ट्स क्रीडा वालों ने आर्टिकल डाला था एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से अनसोल्ड हुए हैं। तो उसके बाद ही से ही ये यूट्यूब पर डाल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने डाला है, वही आर्टिकल उठा के सभी वही पोस्ट डाल रहे हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो आप सभी दोस्तों से, जो भी यूट्यूब चैनल है या जो भी चैनल है, कोई भी आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ संदीप डुल ही नहीं, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी इंसान हो, जब तक आप उसके बारे में बिल्कुल नज़दीक से नहीं जानते तब तक उसके बारे में आपको कोई भी नेगेटिव जो है बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं दिल से संदीप डुल जी ये बात एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलकर। और कोई एटीट्यूड वगैरह, कोई ईगो वगैरह भाई मेरे को बिल्कुल भी 1% भी भाई साहब में देखने को नहीं मिली। तो कृपया आप ऐसे भी अपने व्यूज़, फेक व्यूज़ पाने के लिए, 2-4 व्यूज़ पाने के लिए आप ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें किसी भी खिलाड़ी के साथ। तो आज एक बात मैं और कहना चाहूँगा संदीप डुल जी, आपने अपना गाना सुना ही होगा जो प्रो कबड्डी खिलाड़ियों के ऊपर हमने बनाया था, तो उसको वो कैसा लगा आपको? आपने वो जो सॉन्ग बनाया है बहुत ही अच्छा सॉन्ग बनाया है, मैंने सुना भी है, आप बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत दिल के से थैंक यू। वेलकम जी। संदीप डुल जी, पता क्या है कि सर्कल कबड्डी को हम देखते हैं कि सर्कल कबड्डी के जो खिलाड़ी होते हैं उनको पैसा बहुत मिलता है, मतलब कि लोकल टूर्नामेंट में ही मिलता है। वैसे तो उनकी ज़्यादा सर्टिफिकेट वगैरह की इतनी वो नहीं है, प्रॉब्लम आती है उसमें गेम में। तो लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं। बचपन से आज तक हमने जो भी सॉन्ग सुने हैं, लगभग 99%, 98% जो भी सॉन्ग हमने आज तक सुने हैं तो सर्कल कबड्डी के हैं। नेशनल कबड्डी का सॉन्ग आप यदि यूट्यूब के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर ढूंढने को आप चलोगे तो मेरे हिसाब से आपको 4 या 5 ही सॉन्ग मिलेंगे, उससे ऊपर आपको जो है प्रो कबड्डी के ऊपर सॉन्ग नहीं मिलेंगे। तो मैं ज़्यादा बड़ा लेखक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा बहुत लिखना आता है। तो उसके हिसाब से मैं सोच रहा था काफ़ी लंबे टाइम से कि मैं क्यों ना अपने जो है अपने कबड्डी के ऊपर भी, अपने गेम के ऊपर भी मैं लिखूँ, क्योंकि सर्कल कबड्डी के सॉन्ग मुझे बहुत सुनने को मिलते हैं। तो क्यों ना मेरे गेम को भी आगे लेके आऊँ। तो एक दिमाग में मैसेज आया तो लिखना शुरू किया। तो मुझे ध्यान में आया कि कौन ऐसा खिलाड़ी जो मेरे एरिया से यानी कैपिटल से भी कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसका मैं अपना सॉन्ग में जिक्र करूँ। तो मुझे लगा कि उस टाइम आप जो है बेस्ट खेल रहे थे। और आपको मैं बता दूं कि आप मेरे परिवार के भी, आप जो है फेवरेट डिफेंडर है। जब भी आपके जो प्रो कबड्डी में शुरू होते हैं मैच, तो कसम से फैमिली वाले क्या है कि टीवी के अंदर घुस जाते हैं, देखते देखते वो खाना पीना जो सब कुछ भूल जाते हैं। और जब भी आपका मैच होता है तो वो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब देखते देखते टीवी के अंदर ना चले जाएँ। तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं आपको। तो आपको गाना बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो बात की संदीप डुल से और बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई साहब के साथ मिलकर, उनसे बात करके बहुत सारी बातें हमने उनके बारे में जानी।
तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं आगे भी जो है और जो प्रो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनके भी हम इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो ये पहला इंटरव्यू था हमारे चैनल के ऊपर, छोटा सा हमारा चैनल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, अभी भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, लेकिन जो छोटा होता है एक दिन वो बड़ा भी हो जाता है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं या कबड्डी से जुड़ी कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लेना। तो लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारा एक छोटा सा चैनल है और आपने एक छोटे से चैनल वाले बंदे को भी, छोटे चैनल को भी इतना मौका दिया आपके इंटरव्यू के लिए, जबकि आपने बताया कि जो आप इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा बचते हैं, तो आपने इतना टाइम निकाला, उसके बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप छोटे से चैनल के बारे में? हाँ, वैसे तो मैं इंटरव्यू देने के लिए बहुत ही दूर भागता हूँ हमेशा, चाहे कोई यूट्यूब का हो या इंस्टाग्राम पे हो या फिर प्रो कबड्डी में ही हो। लेकिन आप हम स्पेशली यहाँ पे आए, मेरे ग्राउंड पे आए, पहले भी आए आप आए इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू, आप आए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं और हम अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और खिलाड़ी के साथ और किसी जो है प्लेयर के इंटरव्यू के साथ। तो ये आप इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप वीडियो में जो है कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट जो इंटरव्यू हम किस खिलाड़ी का बनाएं, किस खिलाड़ी का इंटरव्यू ले हम उसके बारे में आप कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, जय कबड्डी।